हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश सांगलाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कूपन नहीं खरीदना है, कोई भी पैकेज नहीं खरीदना है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, कोई ओटीपी नहीं आने वाला आपके फोन पर। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम आपका नॉलेज बढ़ाएं और आपकी परीक्षाओं की तैयारी जो है बढ़िया तरीके से करवा सके। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं के रसायन विज्ञान, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो अध्याय क्रमांक 3 है कक्षा 9वीं से रसायन विज्ञान में, जिसका नाम है परमाणु और अणु। इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस का सेकंड वाला पार्ट। इसका जो पहला पार्ट है उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे कमेंट बॉक्स में, जिसके हमने वहीं पर आंसर दे दिए थे। कुछ एक क्वेश्चंस बच गए हैं, उसको हम बाद में कवर कर लेंगे। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं इस क्वेश्चन के या इस सीरीज के एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज के सेकंड वाले पार्ट की तरफ, जहां पर हमारा इंतजार कर रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। बात समझ में आ गई? तो जैसा कि हम जो है बात कर रहे हैं बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस की, तो मैं हमेशा करवाता हूं कि भाई आपका जो सवाल रहेगा हम साथ में उसका आंसर भी डिस्कस करेंगे और उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ताकि इस चैप्टर का रिवीजन जो है वो साथ साथ में आप लोगों का चलता रहे। बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात थी। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। यहां पर बात हो रही है कि 100 ग्राम सोडियम और 100 ग्राम लोहा यानी कि आयरन में किसके परमाणुओं की संख्या अधिक है। तो कहानी बड़ी सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। भाई आपके पास 100 ग्राम सोडियम है और 100 ग्राम लोहा है। 100 ग्राम सोडियम है और 100 ग्राम आपका जो है लोहा है। बात समझ में आ गई? अब एक बात बताओ, इसमें से जिसका परमाणु बड़ा होगा ना उसकी संख्या कम होगी। बात समझ में आ रही? जिसका परमाणु बड़ा होगा उसकी संख्या कैसी होगी? कम होगी। समझने की कोशिश करते हैं और उसके लिए हम चलते हैं थोड़ा सा सब्जी या फल के मार्केट की तरफ। ध्यान से देखिएगा, बड़ा सिंपल है। मैंने एक टोकरी यहां बनाई है, मैंने एक टोकरी यहां बनाई है। बात समझ में आ गई? अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो। एक टोकरी में हम लोग जो है आम रखते हैं, इस वाली टोकरी में हम लोगों ने आम रखे, राइट। और ये वाली जो टोकरी है इसमें हम लोग बेर रख लेते हैं। दोनों ही बड़े मजेदार फल है, राइट। अब देखिए, अब मैं क्या करने वाला हूं, तो मैं यार आम कौन से कलर से बनाऊं, तो आम मैं बनाता हूं इस कलर से। होपफुली आपको थोड़ा थोड़ा नहीं रुको, ठीक है रुको। तो ये मैंने ये यहां पर जो है आम रखे हैं, पहला आम हमारा, ठीक है, और ये हमारा दूसरा आम, ठीक है ना, ये ऐसा रुको, ये दूसरा आम हो गया। कुछ इसी तरीके से ये यहाँ पर जो है हमारा कौन सा आम होगा भाई, तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा आम हो गया, है ना, ये यहाँ पर ऐसे रहेगा। अच्छा, कुछ इसी तरीके से ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, तो ये आपका चौथा आम हो गया। कुछ इसी तरीके से ये लो, ये आपका पांचवा आम हो गया। देखो आम सिर्फ 5-6 आए, पर यदि हम बात करें इसी द्रव्यमान की, हम कह रहे हैं भैया कि 500 केजी है या 500 ग्राम है आपके पास में क्या, तो आम। अब बेर भी हम कितना डालेंगे इसमें, 500 ग्राम ही डालेंगे। चलो बेर डालते हैं इसके अंदर, और बेर को हम इस तरीके से डालेंगे। ध्यान से देखना। तो भाई ये पहली बेर हो गई, ये दूसरी बेर हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, ये पांचवी हो गई, ये छठवीं, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। टोकरी तो भरने का नाम ही नहीं ले रही है। बात समझ में आई? तो इसमें जो बेर थी बेसिकली वो भी कितनी थी, ध्यान से देखिएगा। तो जो बेर थी वो भी आपकी 500 ग्राम थी। अब आप अंतर खुद देख सकते हैं कि जिसका आकार जो है बड़ा है, बात समझ में आ रही है, जिसका आकार बड़ा है उसकी संख्या कम है। यदि आप समान द्रव्यमान लेते हैं, यदि आप समान द्रव्यमान लेते हैं, तो जिसका आकार बड़ा है उसकी संख्या कैसी है, कम है। इस चीज को हम बढ़िया तरीके से यहां पर नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि भाई जिसका, देखो बहुत सिंपल है, राइट। तो हम लिख सकते हैं कि जिसका आकार कैसा है, देखो समान द्रव्यमान के लिए पहले ये कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी, नहीं तो हो सकता है द्रव्यमान आगे यदि पीछे हो तो खेल बिगड़ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं समान द्रव्यमान के लिए, तो हम लिख सकते हैं समान द्रव्यमान के लिए जिसका आकार, ध्यान से देखिएगा, जिसका क्या होगा, आकार ज्यादा होगा उसकी संख्या कम होगी। तो वही तो सवाल है, जिसका आकार ज्यादा होगा उसकी संख्या कैसी होगी। तो उसकी जो संख्या है वो कैसी होगी, तो वो हो जाएगी स्टूडेंट्स कम।
बस इतना सा तो खेल था, राइट। अब ध्यान से देखिए, तो आकार किसका ज्यादा है? आम का आकार ज्यादा है, तो संख्या कैसी है? कम है। भाई सीधी सी बात है, आधा किलो आम में छोटे छोटे आम भी है तो 5 6 7 आएंगे, से ज्यादा नहीं आएंगे। पर यदि आप बेर की बात करोगे तो आधा किलो बेर जो है उसमें बहुत सारी, कम से कम 15-20 बेर आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा ही सिंपल है। तो अब आप मुझे बताओ कि सोडियम और लोहा, इसका परमाणु क्रमांक 23 है और इसका परमाणु क्रमांक जो है वो कितना है? सॉरी, इसका परमाणु क्रमांक 11 है और इसका 26 है। बड़ा परमाणु किसका होगा और कौन ज्यादा होगा? बात समझ में आ रही है? तो भाई सीधी सी बात है, जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा उसका परमाणु भी बड़ा होगा। जिसका परमाणु बड़ा होगा उसके परमाणुओं की संख्या छोटी होगी। कुछ ऐसा ही हमने इस फलों की टोकरी से सीखा था। जिसका परमाणु क्रमांक बड़ा होगा, जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा, उसकी जो संख्या होगी वो होगी कम। इसका मतलब यह हुआ कि सोडियम के परमाणुओं की संख्या कम होगी और लोहे के परमाणुओं की संख्या ज्यादा होगी। इस तरीके से क्वेश्चन बड़ा ही आसान था। बात समझ में आ गई? नोट किया जाए। चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। चलो, ये कर लिया हम लोगों ने नोट, ये ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, ये कर लिया हम लोगों ने नोट, और हम चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। बिल्कुल सही है, सोडियम सही आंसर है। अगला सवाल पढ़िए और इसका आप मुझे आंसर दीजिए। तो भाई कहानी जो है वो बड़ी सिंपल है, एसटीपी बताना है। अब ये एसटीपी की कहानी क्या है, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या होता है कि जो हमारे किसी भी पदार्थ की अवस्था होती है वो तापमान और दाब जो होता है उस पर डिपेंड करती है, राइट। अब एसटीपी क्या है? तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो इस पर जो आपका तापमान है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो 273.15 केल्विन। और साथ में आपका जो प्रेशर होता है वो होता है 1 atm। जो प्रेशर है वो कितना होता है आपका? 1 atm, यानी कि एक वातावरणीय दाब या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। तो एसटीपी पर किसी भी गैस के 1 मोल का जो आयतन है वो कितना माना जाता है भाई आपका? तो 22.5 लीटर। मतलब ये माना जाता है कि जब तापमान आपका 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा और आपका प्रेशर जो है वो कितना रहेगा भी? 1 atm रहेगा, तो उस टाइम पर कोई भी गैस जो रहेगी कितना आयतन घेरेगी? तो वो घेर लेगी आपका 22.5 लीटर। ऐसा स्टैंडर्ड माना गया है। तो आंसर जो है वो हमारा क बिल्कुल सही होना चाहिए। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ और ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। चलिए, सही कथन जो है उसको चुनना है हमें। और सही कथन क्या है? तो मेरे ख्याल से ये डाल्टन सर जो थे उनकी थ्योरी पर बेस्ड है कि कोई परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। कोई परमाणु जो है स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। जानकारी गलत है, क्योंकि परमाणु जो है, बहुत सारे ऐसे परमाणु हैं जो स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। बहुत सारे ऐसे परमाणु हैं स्टूडेंट जो स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। परमाणु की त्रिज्या माइक्रोमीटर में होती है, ना ये होती है पिकोमीटर में। किसमें होती है? तो ये होती है पिकोमीटर में। पिकोमीटर क्या होता है? तो 10 की घात माइनस 12 मीटर के आसपास। तो पिकोमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स? ये होता है आपका 10 की घात माइनस 12 मीटर। बात समझ में आ गई? तो बड़े सिंपल से क्वेश्चंस लगाएंगे, एकदम मजा आने वाला है, बस बने रहिएगा, ठीक है। परमाणु इतने सूक्ष्म होते हैं कि उन्हें किसी भी तकनीक से नहीं देखा जा सकता। ऐसा तो नहीं है कि नहीं देखा जा सकता, आधुनिक तकनीक की सहायता से हम उन्हें देख सकते हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आधुनिक तकनीक में एक है आपका, क्या है भाई? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जो कि बड़ी बढ़िया चीज है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम परमाणु को देख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? पर एग्जैक्ट तो नहीं देख सकते क्योंकि बहुत आकार में छोटा होता है, बट हम इतना ऑब्जर्व जरूर कर सकते हैं कि यहां पर एक परमाणु जैसी कोई चीज है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से यही क्वेश्चन हमारा, यही आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। कहानी बिल्कुल सही है, इसको कॉपी पे नोट करिए। हम चल रहे हैं आगे अगले सवाल की तरफ, ठीक है। चलो, पक्का? चलिए, अब भाई अगले सवाल में क्या पूछा गया है? यदि x और y की संयोजकता क्रमशः 2 और 3 है, तो ऐसे वाले हमने बहुत सारे क्वेश्चन इसके भाग 1 में भी किए हुए हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हम बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ, ठीक है। चलो, अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो संयोजकता है वो है क्या? आबंधों की संख्या। बस खेल खत्म। तो ये जो है ये हमारे आबंधों की संख्या भी होती है, ठीक है। अब यदि ये आबंधों की संख्या है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो x है और यहाँ पर y है, तो x के लिए कितना है भाई? 2 है, y के लिए कितना है? तो 3 है। इसको हटा देते हैं यहाँ से,
एक मिनट रुको। तो x के लिए 2, y के लिए 3, खेल जो है कुछ इस तरीके से जो है बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएगा। और ये हो जाएगा x की संख्या 3 और y की जो संख्या है वो है 2 और सूत्र हमारा होगा ख और ग, तो ख। क्लियर, सिंपल सी बात थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी और आंसर जो है आपका होगा x3y2। तो इस तरीके से ऐसे जो सवाल होते हैं इनकी तो हमने इतनी प्रैक्टिस की है, इतनी धज्जियां उड़ाई, आराम से सारे कॉन्सेप्ट को हमने सीख लिया है। इनफैक्ट इसके भाग 1 में मैंने आप लोगों को सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट, हीलियम, हाइड्रोजन का आयन, सोडियम का आयन, पोटेशियम का आयन, कैल्शियम का आयन, मैग्नीशियम का आयन, कॉपर का आयन, जिंक का आयन, ये सारी चीजों को लेकर यौगिकों के निर्माण के बारे में बात की थी। राइट, बात समझ में आ गई। चलो, तो आंसर जो है हमारा होगा ख। हम चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ और यहां पर बात हो रही है सोडियम सल्फेट के अणु सूत्र की। तो जैसा कि हमने भाग 1 में डिस्कस किया हुआ था, अब मैं दोबारा से इसको नहीं करूंगा, बट सोडियम जो है उसकी संयोजकता कितनी होती है, तो उसकी 1 होती है। और कैसे होती है, तो ऐसे याद रखो, Na+ होता है, मतलब ये कि सोडियम जो है वो 1 आबंध बनाएगा और सल्फेट जो होता है इसके ऊपर यहां पर -2 ऐसा लिखा होता है, तो ये 2 आबंध बनाएगा। मतलब ये हुआ यहां से ऐसा, यहां से ऐसा, एंड सॉरी, एंड दिस विल टर्न इनटू, तो यहां पर हो जाएगा Na2 और यहां पर हो जाएगा SO4। बात समझ में आ गई। तो ये हो जाएगा आपका सोडियम सल्फेट। ऐसी चीजों के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, तो घबराने वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा Na2SO3, सॉरी Na2SO4, 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 और हमारा जो है क विकल्प बिल्कुल होना चाहिए सही। बात समझ में आ गई। चेक करेंगे और बिल्कुल सही बात है और बढ़ेंगे हम आगे। तो सीधी सी बात यह है कि आप जितने सवालों की प्रैक्टिस करते जाएंगे, ओके, उतना आपको जो है जल्दी जल्दी बनता जाएगा। अब बात हो रही है लोहा यानी कि आयरन और चांदी यानी कि सिल्वर के आपके जो सिंबल है वो क्या है। तो अब आयरन यदि है तो In हो जाना चाहिए था, सिल्वर यदि है तो SiL या ऐसा कुछ हो जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। देखिए, आयरन जो है ये कैसा है, आपका सामान्य नाम है। आयरन जो है वो कैसा है, तो भाई ये सामान्य नाम है। ये कैसा है आपका सामान्य नाम, लोहे का सामान्य नाम जो है वो क्या है आपका आयरन है, और उसका एक्चुअल जो नेम है वो क्या है आपका फेरम, फेरस। बात समझ में आ रही है। कुछ इसी तरीके से सिल्वर जो है उसका क्या है अर्जेंटीनम। तो ऐसे ही हम Fe और क्या लेंगे, तो इसके लिए हम Fe लेंगे और इसके लिए हम Ag लेंगे। बात समझ में आ गई। इसका परमाणु क्रमांक जो है वो 26 है, इसका परमाणु क्रमांक जो है 47 है। और जब चांदी की बात हुई है तो हम थोड़ा सा सोने के बारे में भी देख लेते हैं। सोने का जो परमाणु क्रमांक है स्टूडेंट्स वो कितना है भाई हमारा 79 है। बात समझ में आ गई। तो लोहा जो है वो आपका Fe होगा और चांदी जो है वो होगी आपकी Ag, और ये हो गया हमारा ये वाला नहीं, ये हो गया हमारा आंसर। बात समझ में आ गई। सिंपल सी कहानी थी, ध्यान से देखिएगा। तो यही होगा हमारा आंसर। हम चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ, है ना। चलो, अब बात हो रही है अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन की संयोजकता जो है वो बतानी है आपको। अमोनिया और किसमें, अमोनियम क्लोराइड में। सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम जो है दोनों की संयोजकता या कोवेलेंसी बताने का सबसे अच्छा तरीका है कि वो कितने सहसंयोजक आबंध बनाता है। तो एक तरफ लेते हैं अमोनिया विच इज बेसिकली NH3, एक तरफ लेते हैं अमोनियम क्लोराइड विच इज बेसिकली NH4Cl। पर यदि हम इसको और तोड़कर देखें तो ये हमको मिलेगा NH4 पॉजिटिव और ये कनेक्टेड रहेगा Cl नेगेटिव से। तो यदि हम नाइट्रोजन के आबंधनों की बात करें तो यहां पर होगा नाइट्रोजन का पहला, दूसरा और तीसरा। तो नाइट्रोजन ने कितने आबंध बनाए हैं जो कि सहसंयोजक है, सीधी सी कहानी है 3 आबंध। पर यदि हम बात करें NH4Cl की तो यहां पर आपका जो नाइट्रोजन है उसने, ध्यान से देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इस पूरे के ऊपर जो आवेश है वो आपका धनात्मक है और बाजू में कहीं पर आपका क्लोरीन है जो कि आपका ऋणात्मक है। तो दोनों के बीच में हो गया कनेक्शन। तो दोनों के बीच में क्या हो गया कनेक्शन। तो आप ध्यान से बताओ मुझे कि नाइट्रोजन ने पहले वाले केस पे कितने आबंध बनाए और जो आपका नाइट्रोजन था उसने दूसरे वाले केस में कितने आबंध बनाए। बात समझ में आ गई। सिंपल सी कहानी थी। तो ध्यान से देखिएगा। तो नाइट्रोजन ने वहां पर 3 बनाए, यहां पर बनाए इसने 4। नाइट्रोजन ने यहां पर 3 बनाए, ठीक है, और इधर पर बनाए इसने 4। तो इसकी जो संयोजकता होगी, या फिर हम कह सकते हैं
हाँ, संयोजकताएं या फिर आबंधों की जो संख्या होगी स्टूडेंट्स वो कितनी होगी, क्रमशः 3 और 4, 3 और 4। अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा होगा, सर ये क्लोरीन वाला हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो आपका आयनिक आबंध है, उसको हम संयोजकता वाले आबंध में हमेशा काउंट नहीं करते। बात समझ में आ गई। तो अमोनिया जो है उसमें नाइट्रोजन ने 3 आबंध बनाए जो कि सहसंयोजक थे। अमोनियम क्लोराइड जो आपका था इसमें उसने 4 आबंध बनाए हाइड्रोजन के साथ में और वही उसका अमोनियम आयन बन गया। इसलिए क्या होगा, यदि हम इन चीजों को ध्यान से देखें तो हम ये जानेंगे कि आपका जो है संयोजकता 3 और 4 होगी और इसको हम चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ, ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ होने वाला है। ओके, और अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है वो देखते हैं। बात हो रही है मानक ताप और दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन क्या होगा। तो ऑप्शन क्रमांक ध्यान से देख लो, ख होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब बात हो रही है सोडियम के परमाणु का द्रव्यमान 23 ग्राम है। ओके, सोडियम के 1 मोल परमाणु का जो ग्राम है वो कितना है, 23 है। ठीक है, तो अब बात हो रही है 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 1 मोल, यार ये क्या हो रहा है, ठीक है, मैं यहां पर लिख सकता हूं 1 मोल सोडियम, 1 मोल आपका जो सोडियम होगा, 1 मोल आपका जो सोडियम होगा वो कितना होगा, तो 1 मोल सोडियम होगा, सिंपल सी कहानी है, राइट। कितना होगा भाई, 23 ग्राम के बराबर होगा, जो कि होगा आपका 6.022 गुणा 10 की घात 23, राइट। परमाणु, किसके परमाणु, तो सोडियम के। अब बात करते हैं, तो 23 ग्राम बराबर यदि 1 मोल है तो बड़ी सिंपल सी कहानी है कि भाई 46 ग्राम बराबर कितने मोल, तो 46 ग्राम जो होगा वो बराबर कितने मोल, तो ये हो जाएंगे आपके 2 मोल और यहां पर जो कहानी है वो समाप्त हो जाएगी। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। आंसर जो है स्टूडेंट्स वो क्या होगा इसके लिए, वो होगा आपका 2 मोल, है ना। चलो देखो, तो आंसर जो है वो होगा आपका 2 मोल। बात समझ में आ गई, बहुत आसान वाली बात थी। क्रॉस चेक करेंगे, बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है, बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, चलो। अब अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, आणविक द्रव्यमान 120 वाले यौगिक का सरल सूत्र जो है वो क्या दिया हुआ है, CH2O दिया हुआ है। चलिए भाई, CH2O दिया हुआ है और यही इसका क्या है, सरल सूत्र है। अब चीजों के क्या है, 2 प्रकार के सूत्र होते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक होते हैं उसके एक्चुअल सूत्र और हम उसका सरलीकरण करके हम उसका सरल सूत्र जो है वो भी बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इसका जो सरल सूत्र है वो क्या है, वो इतना है। पर ये बात कर रहे हैं एक यौगिक की, और जो यौगिक है वो क्या है, तो यदि आप एक यौगिक की बात करेंगे, राइट, तो एक यौगिक जो है उसका आपका आणविक द्रव्यमान कितना है भाई, 120 ग्राम 1 मोल के लिए है। अब 120 ग्राम है तो एक काम करते हैं, इसका हम निकाल लेते हैं पहले द्रव्यमान। तो कार्बन का हो गया 12, हाइड्रोजन जो है इसका कितना हो गया, तो इसका हो गया 2, क्योंकि कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है। और ऑक्सीजन की यदि आप बात करेंगे तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, तो ऑक्सीजन हो जाएगा आपका 16। सबको यदि हम जोड़ देंगे तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, ध्यान से देखिए, 14 और 16 कितना हो जाएगा, तो 14 और 16 हमारा हो जाएगा, देखो 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 देखो, 14 और 16 हो गया हमारा 30। तो ये 30 है, ये 20 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। देखो, यौगिक का आपका जो है, यौगिक का जो कुल द्रव्यमान है वो है आपका 120 ग्राम। बात समझ में। पर यदि हम बात करें उसके सरल सूत्र की, तो उसका जो द्रव्यमान है वो कितना आ रहा है भाई, 30 आ रहा है। अब कहां, एक तरफ 30 और एक तरफ 120। अब 30 को 120 में परिवर्तित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाकर ये आंसर आएगा। तो कर लेते हैं, चलो 4 से गुणा करते हैं। तो 4 गुणा CH2O, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो आप ध्यान से यदि देखेंगे तो ये परिवर्तित हो जाएगा C4H8O4 में। कुछ समझ में आया क्या, ऐसा कहीं पर दिया हुआ है C4H8O4 में, है ना। तो ये आंसर तो नहीं है, बट इसका एक कम आपका, मतलब यदि हम इसको 2 से गुणा करते हैं तो
आ जाएगा। इसका करेंगे तो भाई 64 आ जाएगा। ऑक्सीजन का तो जो है 16 दूनी 16 चौके 64 आ जाएगा। कार्बन का 48 आ जाएगा और इसका 8 आ जाएगा। सबको आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर जो है वो यही आना चाहिए। इन्होंने सरलीकरण करके लिखा है, इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो आंसर है वो होना चाहिए आपका कब एग्जैक्टली वैसे एग्जैक्ट यदि आप आंसर की बात करेंगे तो वो होना चाहिए C4H8O4। जब कितना लोगे आप 120 लोगे। यदि आप ये ले रहे हो तो फिर यहां पर कितना हो जाना चाहिए, यहां पर 60 हो जाना चाहिए। और इसी को हम कहते हैं समान या नियत अनुपात का नियम। बात समझ में आ रही है। और साथ में द्रव्यमान के संरक्षण का नियम भी नोट किया जाए। चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं वहां से क्या निकल कर आता है हमारे आंखों के सामने, है ना। चलो हो गया ठीक। तो भाई बड़ी सिंपल सी कहानी है। आपको क्या बताना है, चतुष्परमाणु क्या है। मतलब ये कि ऐसा कौन सा अणु है जिसके अंदर 4 परमाणु हैं। चतु इसका तो मतलब ये हो गया कि 4 जिसके अंदर क्या होंगे, आपके होंगे परमाणु। बात समझ में आ गई। तो 4 परमाणु किसमें है, तो देखो इसमें तो आपके 2 ही परमाणु हैं, इसमें आपके 3 हैं, यहां पर भी 3 हैं। पर यदि हम यहां पर बात करें SO3 की बात करें, राइट, तो यहां पर आपका जो सल्फर है उसके पास 1 है और ऑक्सीजन के आपके 3 परमाणु है। दोनों को यदि आपने जोड़ दिया तो आपका जो आंसर है वो 4 आ गया। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। और 4 ही होगी इसकी परमाणविकता। क्या होगी, तो ये होगी परमाणविकता। बात समझ में आ रही है। तो यही हो जाएगी आपकी परमाणविकता। क्लियर है कहानी, सिंपल है कहानी। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चलिए भाई अब हाँ बिल्कुल सही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। किसी पदार्थ में अणु के विद्यमान परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है परमाणविकता या परमाणुकता। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा आंसर होगा। और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरीके से जब हम ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो एक समय बाद सवाल हमको जल्दी जल्दी बनने लगते हैं। बात समझ में आ गई। सिंपल सी कहानी थी, ध्यान से देखिएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, परमाणुकता या परमाणविकता, एक ही बात है। चलो और आगे बढ़ेंगे थोड़े से अगले सवाल की तरफ। अब यहां पर बात हो रही है कि अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है। सीधी सी बात है, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा पहला हाइड्रोजन, ये रहा दूसरा हाइड्रोजन, ये रहा तीसरा हाइड्रोजन। अब यदि आप आबंधों की बात करेंगे तो अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता जो है वो हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, 3। तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा, 3 होगा। बात समझ में आएगी। सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ेंगे आगे, चलेंगे अगले सवाल की तरफ। चलो स्टूडेंट्स एक और चीज याद रखिए कि सवाल आपका जो है वो मुश्किल हो या आसान हो, आप सवालों की संख्या हमेशा ज्यादा सॉल्व करें। जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट जो है वो हो जाएगा क्लियर। बात समझ में आ रही है। चलिए अब बात करते हैं। एथेनोइक अम्ल का अणु सूत्र जो है वो इस तरीके से दिया हुआ है। इसका सरल सूत्र निकालना है। तो अब इसका अणु सूत्र कितना दिया है, तो C2H4O2 दिया हुआ है। अब यदि ये बताइए इसमें से मैं सरल सूत्र निकालना है तो ऐसा कौन सा अंक है जिससे मैं विभाजित कर दूंगा सबको या कॉमन निकाल लूंगा, तो वो हो जाएगा आपका 2। देखो 2 यदि हम बाहर निकाल लेंगे तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, तो ये आपका परिवर्तित हो जाएगा किसमें, ये हो जाएगा C इसमें। बात समझ में आ रही है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सरल सूत्र हो जाएगा। आपने इंग्लिश में इसके लिए नाम सुना होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। बात समझ में आ रही। तो ये था एम्पेरिकल फॉर्मूला यानी कि आपका सरल सूत्र। क्लियर है कहानी, सिंपल है कहानी। बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। हम क्रॉस चेक करते हैं और हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ख। चलो तो ये हमारा सही आंसर है। चलिए भाई और आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। चलिए भाई तो बड़ी सिंपल सी कहानी है। CaCO3 जो है उसके अणु में कितने परमाणु होते हैं हमें ये बताना है। बहुत ही आसान है ये सवाल, क्योंकि अब कैल्शियम का आपका 1 हो गया, कार्बन का आपका 1 हो गया, ऑक्सीजन के आपके 3 हो गए। तीनों को जो है आपने जोड़ दिया और आपका जो आंसर है वो आ गया 5। दैट्स ऑल एंड हियर इज योर आंसर। क्लियर। तो इस तरीके से बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्रॉस चेक किया जाएगा, बिल्कुल सही है और बहुत आसान सवाल था। चलो अगले सवाल में बात हो रही है कि 3 ग्राम H2 के पूर्णतः जल में परिवर्तित होने के लिए आपको जो है कितना O2 चाहिए होगा। बड़ी सिंपल सी कहानी है। तो देखो एक काम करो, एक तरफ आप यहां पर H2 लिखो, फिर आप एक काम करो यहां पर आप O2 लिखो, फिर आप इसको बता दो 2H2O।
अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो अभिक्रिया है ये बैलेंस्ड है, संतुलित है? तो नहीं है, इसलिए आगे मुझे 2 लिखना पड़ेगा। तो अब ये संतुलित अभिक्रिया है, और यदि ये संतुलित अभिक्रिया है तो यहां पर आ जाएगा 4 ग्राम, यहां पर आ जाएगा, देखो एक ऑक्सीजन का 16 होता है, हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 ग्राम, और कुल मिलाया तो ये हो जाएगा आपका 36 ग्राम। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है कि 4 ग्राम, ध्यान से देखिएगा, 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए आपको 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। 4 ग्राम ऑक्सीजन के लिए आपको 32 ग्राम 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए आपको 32 ग्राम यदि ऑक्सीजन चाहिए, तो इसका मतलब 3 ग्राम के लिए आपको कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगी? बात समझ में आ रही है? यदि 4 ग्राम ऑक्सीजन के लिए आपको 4 ग्राम ऑक्सीजन के लिए आपको 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए पूर्णतः जल के अणु में परिवर्तित होने के लिए, तो 3 ग्राम के लिए आपको कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी? तो ये तो क्लियर है, 1 ग्राम के लिए निकालना पड़ेगा। चलो तो 1 ग्राम के लिए निकाल लेते हैं। 1 ग्राम H2 के लिए कितनी चाहिए होगी? 4 के लिए 32, तो 1 ग्राम के लिए कितनी? 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगी। बात समझ में आ रही है? तो कुछ इसी तरीके से 3 ग्राम के लिए कितनी चाहिए होगी भाई? 24 ग्राम। तो कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी हमारी 24 ग्राम। तो ये बिल्कुल आपके निश्चित अनुपात का जो नियम होता है उसके हिसाब से क्वेश्चन था, और हमारा जो आंसर है वो क्या होगा? 24 ग्राम। बात समझ में आ गई? क्रॉस चेक करेंगे, बढ़ेंगे आगे, बढ़िया बढ़िया सवाल है, पूरे सवाल एक बार में बढ़िया से लगा लेंगे, है ना। चलो बहुत सही क्वेश्चन, और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। निम्न में से कौन प्रकृति में परमाणु के रूप में उपस्थित है? कौन ऐसा है जो परमाणु के रूप में उपस्थित है? देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वो किस प्रकार से उपस्थित है भाई? अणु के रूप में उपस्थित है, ऐसे। आर्गन जो है वो आपकी क्या है? निष्क्रिय गैस है, परमाणु के रूप में है। ऑक्सीजन आपका O2 है, जलवाष्प आपका H2 है। तो आप यदि ध्यान से देखेंगे तो आर्गन यानी कि एक निष्क्रिय गैस के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सब अणुओं के रूप में, ये सब क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है? तो ये सब जो है ये है आपके अणु। ये जो चीजें हैं स्टूडेंट्स, ये क्या है? आपके अणु हैं। पर यदि आप AR की बात करेंगे तो ये क्या है? आपका परमाणु है। और जितनी भी निष्क्रिय गैसें होती हैं वो एकल परमाणु के रूप में प्रकृति में मौजूद रहती हैं। तो हमारा जो आंसर है वो होगा ख। एकदम सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने इसको सॉल्व कर लिया है। हम चल रहे हैं आगे। चलो, जल के एक अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान से देखिए, जल का आप एक अणु बना लीजिए। जल का जो एक अणु होगा वो क्या होगा? H2O होगा। तो इसमें आपका जो हाइड्रोजन है, इसमें आपका जो हाइड्रोजन है वो कितने होंगे? 2 होंगे। इसमें आपके जो ऑक्सीजन है वो कितने दिख रहे हैं आप लोगों को? तो आप यदि इसमें ऑक्सीजन देखेंगे तो वो हो जाएंगे आपके 1। आप दोनों को जोड़ दो, आ गया आंसर 3, और ये था हमारा सही आंसर। तो कुल मिलाकर ऐसा है कि सवाल बड़े ही आसान हैं, सवाल बड़े ही अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, तो हम जानबूझकर कुछ ऐसे क्वेश्चंस रखते हैं जिससे आपको मोटिवेशन मिले, और सिंपल तरीके से यदि क्वेश्चंस रखने के बाद आपको यदि सवाल बनते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका फिर पढ़ाई में और भी ज्यादा जो मन है वो करता है। बात समझ में आ रही है? चलो और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। 600 BC में किस दार्शनिक ने सर्वप्रथम परमाणु शब्द का प्रयोग किया था? तो रदरफोर्ड तो उस टाइम पर थे नहीं। बात समझ में आ रही है? तो क्या वो हमारे कणाद थे या फिर पकुधा कात्यायाम? राइट, तो वो थे हमारे महर्षि कणाद, जिन्होंने कण के बारे में बोला था। बात समझ में आ रही है? तो हम बात कर रहे हैं महर्षि कणाद की, और महर्षि कणाद ने, आप सोचो इतनी पुरानी बात है, उसके बाद भी उन्होंने सबसे पहले परमाणु शब्द और कण शब्द जो है उसका उपयोग किया था। राइट, तो उनके हिसाब से दुनिया की हर चीज जो थी वो किससे मिलकर बनी हुई थी? वो मिलकर बनी हुई थी कण से। दुनिया की हर चीज जो है वो किससे मिलकर बनी हुई थी? कण से। मतलब ये कि इस पेन की हम बात करें या इस बोर्ड की हम बात करें, दोनों को यदि हम बहुत सूक्ष्म रूप में देखेंगे तो ये हर चीज किससे मिलकर बनी हुई है? कण से। जैसे आज के समय में हम लोग कहते हैं, देखो परमाणु, जैसे आज के समय में हम लोग क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं स्टूडेंट्स परमाणु। बात समझ में आ गई? तो महर्षि कणाद वो थे जिन्होंने सबसे पहले किसके बारे में बताया था? कण के बारे में बताया था, और परमाणु शब्द का उपयोग किया था।
क्लियर है कहानी, सिंपल है कहानी, पक्का है कहानी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। चलो, अब बोला गया भी एसटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन क्या होगा, तो ये 22.4 लीटर होगा। बात समझ में आ रही है, सिंपल सी बात थी। तो ये हो जाएगा आपका 22.4 लीटर। सिंपल क्वेश्चन था और रिपीट भी हुआ था ये सवाल। नहीं नहीं नहीं, इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका 22.4 लीटर। क्लियर। चलिए एक सवाल और देखते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। सोडियम के परमाणु का भार 23 ग्राम है, सोडियम के एक परमाणु का भार क्या होगा? तो सिंपल सवाल देखो कैसे भाई, मैं कह रहा हूं 1 मोल सोडियम, मैं कह रहा हूं 1 मोल सोडियम बराबर कितना होता है? तो 6 गुणा इतना, 6 पॉइंट इतना गुणा 10 की घात इतना। ठीक है, क्या होंगे इसके परमाणु होंगे, तो यहां पर होंगे इसके परमाणु। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इतने परमाणु जो हैं वो किसके बराबर हैं? 23 ग्राम के बराबर। 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु आपके जो हैं वो हैं आपके 23 ग्राम के बराबर। तो एक परमाणु कितना होगा? तो एक परमाणु का भार, तो ये कितना हो जाएगा? तो एक परमाणु का भार हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 23 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से तो आप क्या कर सकते हो, देखो ये लगभग जो है 3 दशमलव कुछ आएगा, 3 दशमलव कुछ तो भी आएगा, गुणा आपका 10 की घात जो है -23 ग्राम हो जाएगा। क्या कहीं पर दिया हुआ है -23 ग्राम? हाँ, तो 3.8 गुणा 10 की घात -23 ग्राम। अब आप यहां कंफ्यूज मत होना कि सर आप -23 ग्राम बोल रहे हैं, तो ये वाला भी सही हो सकता है। नहीं, मैं कह रहा हूं 3.8, मैं कह रहा हूं 3.8, मैं 38 या 38 की बात नहीं कर रहा हूं स्टूडेंट्स। बात समझ में आ गई? तो हमारा जो आंसर है वो होगा ख जो है, सॉरी क जो है वो हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा, क्योंकि 3.8 इंटू 10⁻23 ग्राम जो है वो होना चाहिए हमारा सही आंसर। बात समझ में आ गई? सिंपल सा सवाल था, कोई भी चैलेंज नहीं था। आपको क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको हमेशा 1 मोल के लिए निकालना है। 1 मोल में आपको 2-3 चीजें मिलेंगी, मोलों की संख्या मिलेगी, परमाणुओं की संख्या मिलेगी, और जो चीज मिलेगी अंत में वो होगा आपका द्रव्यमान। तो इस तरीके से बहुत ही आसान ये आपका सवाल था। ठीक है, चलिए एक सवाल और देखते हैं, और देखते हैं हमारे नॉलेज में कितनी बढ़ोतरी होती है। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से बना सबसे छोटा कण जो कि स्वतंत्र रूप से रह सकता है वो क्या है? कोई भी 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं से बना सबसे छोटा शुद्ध कण। सबसे बड़ी बात, शुद्ध कण जिसका एक रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है, वो क्या होगा? ध्यान से देखो, सारे बहुत सारे लिख लेते हैं। ये लो इतने सारे, तो ये सब क्या होंगे? क्या होंगे? क्या होंगे? तो ये सारे के सारे आपके जो हैं ये क्या होंगे? तो ये होंगे आपके अणु। तो स्टूडेंट्स ये क्या होंगे? तो ये होंगे आपके अणु। अणु जो है वो किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से। तो अणु क्या है? अणु जो है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना सबसे छोटा शुद्ध कण जो है, जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है, ये हमारा क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। अब सवाल पैदा होता है परमाणु तो कहलाएगा नहीं, आयन क्या होता है? तो आयन क्या होता है स्टूडेंट? जब भी किसी अणु या परमाणु से आप कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल देते हो या उसमें डाल देते हो, जिसके कारण उसके अंदर आवेश आ जाता है, उसको हम आयन कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलो नोट करेंगे। बिल्कुल सही है, कहानी बड़ी सिंपल है, पक्का जी। चलिए और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। परमाणु की त्रिज्या किस यूनिट से व्यक्त की जाती है? तो भैया बड़ी सिंपल सी कहानी है, परमाणु क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म होता है, अत्यंत क्या होता है? तो ये अत्यंत सूक्ष्म होता है। अब यदि कोई चीज बहुत ज्यादा छोटी है, अत्यंत सूक्ष्म है, तो इसका मतलब ये कि 10 की घात -12 मीटर, यानी कि आपका पिकोमीटर, जैसा कि मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट वीडियोस में बताया था, तो ये होगा आपका पिकोमीटर।
याद रहे ये TRE वाला मीटर है, इसका मतलब दूरी वाला मीटर है। यदि आप कहीं पर लिख देते हैं METER तो ये जो है वो यंत्र वाला मीटर हो जाता है। जैसा कि आपकी बाइक में, कार में स्पीडोमीटर होगा, माइलोमीटर होगा, तो वो मीटर अलग है। जैसे कि वोल्ट मीटर होता है, जैसे कि आपका एमीटर होता है, तो वो मीटर अलग होता है। सो दिस इज पिकोमीटर। बात समझ में आ गई? चलो, सो हियर इज पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर। नोट किया जाए, क्रॉस चेक करेंगे, और परमाणु की त्रिज्या जो है नैनोमीटर में नहीं होती है, पिकोमीटर में होती है। सिंपल सी कहानी है, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। चलो, चांदी और सोने के संकेत क्या होंगे? तो सबको पता है कि चांदी जो है वो आपका होता है Ag, चांदी जो है वो आपका होता है Ag, और सोना जो है वो आपका क्या होता है? तो ये होता है आपका Au। चांदी यदि Ag है, राइट, तो इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होगा? तो ये 47 होगा। सोना जो है उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? तो आपका 79 होगा, राइट। तो चांदी और सोना हमने दोनों देख लिए हैं। अब Au का मतलब यहां पर ऑरम है, Ag जो है उसका मतलब यहां पर क्या है? तो अर्जेंटीनम है। तो चांदी होगा Ag, सोना होगा Au, और आंसर होगा ख। दैट्स ऑल, खेल खत्म, ठीक। साथ में Si जो है वो आपका सिलिकॉन है, सिल्वर नहीं है। Ga जो है वो गैलियम है, एक ऐसी धातु जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। गैलियम जो है वो आपका गोल्ड नहीं है, ठीक है। Gd जो है वो भी आपका गोल्ड नहीं है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल था ये। चलो और आगे बढ़ेंगे। सिंपल से क्वेश्चंस हैं। अब नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान हमें बताना है। तो नाइट्रिक अम्ल क्या होगा आपका? तो ध्यान से आप देख लेंगे। देखो, अब हाइड्रोजन जो है उसका तो एक हो गया है ना, यहां पर हम लिख लेते हैं HNO3, ये लो, तो इसको हमने लिख लिया HNO3। तो हाइड्रोजन जो था इसका तो एक हो गया। नाइट्रोजन जो है उसका कितना होगा? तो भाई 14 होगा। ऑक्सीजन आपके 3 है, एक जो है वो 16 होता है, इसीलिए ये हो जाएगा आपका 48। तो ये हो जाएगा 1 धन 14 धन 16 तिया 48, यही तो होगा। तो कितना हो जाएगा? बताओ कितना हो जाएगा? 15 और 48 जो है आप कर लीजिए, बात समझ में आ रही है। तो 15 और 48 आपका हो जाएगा, यहां पर आएगा 3, यहां पर आएगा 1, और ये यहां पर हो जाएगा इस तरीके से। चलो, तो 15 और 48 कितना हो गया आपका? तो ये हो जाएगा आपका 63। चेक करते हैं, और आपका है 63। अब देखो, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहां पर जो है 63 2 बार दिया गया है। आपका कौन सा लेना है वो ध्यान से देखिएगा। देखिए, आपको कौन सा लेना है मैं बता रहा हूं, जिसमें ना आगे यू लिखा हो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आणविक द्रव्यमान की। और आणविक द्रव्यमान जो होता है, इसकी जो इकाई होती है, स्टूडेंट्स, वो क्या होती है? तो बेटा इसकी इकाई जो है वो होती है आपकी क्या? तो इकाई होती है इसकी AMU या फिर U। और AMU क्या होता है? तो ये होता है आपका एटॉमिक मास यूनिट, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं? सिर्फ यूनिट। हिंदी में ये क्या हो जाएगा? तो हिंदी में ये हो जाएगा आणविक, एटॉमिक है ना, तो ये हो जाएगा आणविक द्रव्यमान, और आगे की तरफ आएगी आपकी इकाई, तो ये हो जाएगा आणविक द्रव्यमान इकाई। बात समझ में आ गई? चलिए, इसलिए 63 गलत आंसर होगा। 63U जो है स्टूडेंट्स वो हमारा एग्जैक्टली सही आंसर होगा। और हम बढ़ते हैं आगे, इसको आप नोट कर लो बढ़िया तरीके से। एक और चीज है, भाग 2 में जो सवाल हैं वो बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी हो चुकी है और हमने बढ़िया तरीके से जो है कॉन्सेप्ट भी सीख लिया है। पर फिर भी यदि आपके पास कोई डाउट है, आप प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिए। हम वहीं पर आपके क्वेश्चंस का, सॉल्यूशन का, या आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका निदान कर देंगे। बात समझ में आ रही है? चलो और आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो। अब मानक ताप व दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होगा? तो ये होगा आपका 22.4 लीटर। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए 2-3 बार रिपीट भी हो गया है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इसको चेक कर लेते हैं और आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान आपका 16 है, हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 है। अब इसके परमाणु एक दूसरे के परमाणु से कितने गुना भारी हैं? बात समझ में आई? तो देखो, ऑक्सीजन जो है इसके एक परमाणु जो है ऑक्सीजन का वो कितना है भाई? 16 ग्राम है।
एक मोल कैसे लिखेंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको कि आपका जो एक मोल ऑक्सीजन, यानी कि हम इसको सिर्फ O लिखेंगे, का जो परमाणु है तो वो कितना है आपका 16 ग्राम है। और एक मोल आप यदि किसकी बात करेंगे, हीलियम की बात करेंगे, तो ये क्या होगा कि ये परमाणु आएंगे बेसिकली। और ये कितना होगा, तो ये होगा स्टूडेंट्स आपका 4 ग्राम। ठीक है, तो वहां पर एक मोल जो है वो 16 ग्राम है, यहां पर जो एक मोल है वो आपका 4 ग्राम है। अब आप ध्यान से देखिए कितने गुने का डिफरेंस है, तो यहां पर जो है 4 गुना का डिफरेंस है। और ऑप्शन नंबर ख जो है वो हमारा होगा बिल्कुल सही। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक, नोट कर लो इसको भी। कर लिया, चल। क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान 33.5 है। ठीक है, 33.5 नहीं 35.5 है। ठीक, 30 इसको थोड़ा करेक्ट करते हैं, यह आपका जो है 35.5। ठीक है, उसके एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, तो सीधी सी बात है क्लोरीन जो है आप यदि इसको मोल के रूप में लिखेंगे तो आप ये जानते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु जो होंगे उनका द्रव्यमान कितना होगा, तो उनका द्रव्यमान जो होगा स्टूडेंट्स वो होगा 35.5 ग्राम। बात समझ में आ गई। अब यदि हम बात करते हैं एक परमाणु की, तो एक परमाणु कितने का होगा, सीधी सी बात है, एक परमाणु के लिए यदि आपको निकालना है तो बहुत आसान तरीका है। आप एक काम करें, आप इसे लिख दें 35.5 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये कैसा हो जाएगा, ध्यान से देखो। यदि ये 36 से ऊपर होता तो एग्जैक्टली ये 6 बार जाता। यदि ये 36 से काफी ऊपर होता तो ये 6 बार जाता। ये 35 है, इसका मतलब ये कि ये 5 पॉइंट समथिंग तो होगा, 5 पॉइंट जो भी होगा। और ये 10 की घात ऊपर चले गई तो कितना हो गया, 10 की घात -23 के आसपास। तो 5 पॉइंट समथिंग जो भी होगा गुणा 10 की घात जो है वो 23 के आसपास। तो ऐसा कहीं दिख रहा है क्या अपने को, बिल्कुल दिख रहा है। देखो बात समझ में आ गई। तो ये हो जाएगा आपका 5.83। मतलब आपको थोड़ा सा वहां पर अपनी जो थिंकिंग एबिलिटी है उसको भी यूज करना है स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा, देखो 35.5 है, 6 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये 5.8 हो जाएगा इंटू 10⁻। तो ऐसे क्वेश्चंस में जरूरी नहीं कि आप समय बर्बाद करते हुए एक एक चीज को बढ़िया से सॉल्व करें, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको आंसर्स भी देखने हैं। तो देखो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। अब यहां -3 लिखा हुआ है तो ये भी नहीं हो सकता। दैट्स ऑल, खेल खत्म। बात समझ में आ गई। तो हमारा जो आंसर है वो होगा आपका क। बिल्कुल सही बात, नोट किया जाए, बढ़ेंगे आगे अगले सवाल की तरफ, है ना। चलो चलिए, अब अगले सवाल में बात हो रही है किसी तत्व के एक मोल में उपस्थित परमाणुओं की जो संख्या है वो होती है हमारी आवोगाद्रो नंबर के बराबर। इसको हम हिंदी में कहते हैं आवोगाद्रो, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं एवोगैद्रो। तो ये आवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है, इंग्लिश में हम इसको एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। बात समझ में आ रही है। और वो क्या होता है, तो वो होता ही है, वो होता ही है। बात समझ में आ गई। तो सिंपल, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, चेक करेंगे, बहुत सही है, आगे बढ़ेंगे। चलो अब ध्यान से देखिएगा, सल्फर के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या है। तो सल्फर के एक परमाणु का द्रव्यमान तो हमें नहीं पता, पर सल्फर के 6.1 मोल परमाणु का द्रव्यमान हमें पता है। और वो कितना होता है, तो वो होता है 32 ग्राम। ये होता है आपका 32 ग्राम। अब सिंपल सी कहानी है, यदि मुझे एक परमाणु का निकालना है तो एक परमाणु का स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 डिवाइड बाय 6 पॉइंट, फिर वही खेल जो है वो शुरू होगा। 23 ऊपर चला गया, उसकी जो पावर है वो प्लस से माइनस में हो जाएगी। अब देखो 32 है, फिर से ही हो जाएगा 5 पॉइंट समथिंग। अब यदि बहुत सारे 5 पॉइंट वाले होंगे ना तो हमको दिक्कत जाएगी। तो ये हो जाएगा 5 पॉइंट, मुझे नहीं पता कितना है, मैं बस कॉमन सेंस यूज कर रहा हूं। और ये 23 ऊपर जाकर हो जाएगा -23। अब ऐसा कहीं दिख रहा है क्या,
बात समझ में आ गई? तो ऐसे करके आप सारे क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से कर सकते हो। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ इस तरीके से जो है 32 बाई क्या ये आ गया, अभी कितना आ रहा है, अभी 33 आ रहा है, वो आंसर देख लो। चलो, तो पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ मैथमेटिकल रीजनिंग उपयोग करनी है और अपना कॉमन सेंस जो है वो लगाना है स्टूडेंट्स। बात समझ में आ गई? चलिए भाई, बढ़िया तरीके से इसको आप नोट कर लीजिए और हम इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। बिल्कुल सही है। और हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, नोट कर लो, और हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ध्यान से देखिएगा, अगला जो सवाल है इसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, डिस्कस करते हैं, कैलकुलेट करते हैं इसका आंसर। चलिए, तो कहानी बड़ी सिंपल सी है। हमको बताना है कि 11.5 ग्राम जो सोडियम है आपका, उसमें मोल कितने हैं। तो बहुत आसान सी बात है कि जो 1 मोल होता है Na यानी सोडियम का जो 1 मोल होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका 23 ग्राम। 1 मोल यदि 23 ग्राम होगा तो 11.5 ग्राम जो है वो कितना होगा, तो वो आधा मोल होगा। भाई 23 ग्राम में यदि 1 मोल आता है तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आधा मोल। तो आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 0.5। बहुत सिंपल सी बात थी, क्लियर? तो आंसर जो है स्टूडेंट्स वो हो जाएगा हमारा 0.5। क्रॉस चेक करेंगे, बिल्कुल सही बात है, और चलेंगे अगले सवाल की तरफ, है ना। तो बढ़िया मजेदार क्वेश्चंस हैं, सारे बन रहे हैं आप लोगों से। अब बात हो रही है कैल्शियम कार्बोनेट में कितने प्रकार के परमाणु हैं। तो इसके लिए सबसे पहले लिख लो कैल्शियम कार्बोनेट। कितने परमाणु जो हैं वो नहीं पूछा, इन्होंने पूछा कितने प्रकार के हैं। तो एक तो आपका कैल्शियम है, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। तो कितने प्रकार के परमाणु, तो 3 प्रकार के परमाणु हैं, और कुल परमाणुओं की जो संख्या है वो है आपकी 5। बात समझ में आ रही है? तो 3 प्रकार के इसके अंदर क्या हैं, आपके परमाणु हैं। बड़ा ही सिंपल और बढ़िया सवाल था, कंफ्यूजिंग भी था थोड़ा सा, बट बढ़िया सवाल था। ये 3 प्रकार के जो परमाणु हैं वो होंगे किसके अंदर, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर। ठीक है, चलो और आगे बढ़ेंगे। 62 ग्राम फास्फोरस में कितने P4 अणु हैं। ध्यान से देखिएगा, तो बात हो रही है 62 ग्राम फास्फोरस में कितने P4 अणु हैं, इसकी बात हो रही है। अब ये बताओ P4 का 1 मोल जो है वो कितना होगा। तो P4 का जो 1 मोल है उसका यदि हम द्रव्यमान निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो ये कितना आ जाएगा। भाई देखो, एक फास्फोरस जो है उसका द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक होता है 15, और द्रव्यमान जो होता है 1 मोल फास्फोरस के परमाणु का वो होता है आपका 31 ग्राम। तो यदि आप 4 का निकालेंगे तो 4 गुणा कितना हो गया भाई, 31 हो गया। तो P4 के 1 मोल का द्रव्यमान इतने ग्राम हो जाएगा, जो कि कितना आया, 4 तिया 12, 124 ग्राम आ गया। बात समझ में आ रही है? पर यहां पर कितना दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है 62, यहां पर दिया हुआ है 62 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। P4 का 1 मोल जो है वो 124 ग्राम का होता है, और इसमें P4 के होते हैं 6, तो इसको हम पूरा कर लेते हैं। तो ये होते हैं आपके 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होंगे, तो भाई अणु होंगे, परमाणु तो नहीं होंगे, अणु होंगे, क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा परमाणु जब आपस में मिल जाते हैं तो वो निर्माण करते हैं अणु का। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो इस हिसाब से इतने इसमें क्या हो जाएंगे, अणु हो जाएंगे। कितने में, 124 ग्राम में हमारे पास इतने अणु हो जाएंगे। 124 ग्राम में हमारे पास इतने अणु हो जाएंगे। पर यदि हम बात करेंगे 62 ग्राम की, तो 62 ग्राम में कितने अणु होंगे हमारे पास, तो इसके आधे, यानी कि 3.011 गुणा 10⁻23 अणु। बड़ा ही सिंपल और आसान सवाल था। चलो ये लो, तो एग्जैक्ट आंसर जो है वो ये होगा। पर यदि आपको विकल्प देखना है, देखिए जब भी आप विकल्प वाले क्वेश्चंस करते हैं, आपको हमेशा जो है विकल्प देखकर ही अपना जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करना चाहिए। बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात थी। तो ध्यान से देखिएगा, आंसर जो है वो होगा हमारा क। चलो और बढ़ेंगे आगे, चलेंगे अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में बात हो रही है 1 मोल कॉपर का, जिसका परमाणु द्रव्यमान इतना है, का द्रव्यमान क्या होगा, तो उतना ही होगा एक जो परमाणु द्रव्यमान होता है किसी भी परमाणु का, उसके 1 मोल का जो द्रव्यमान होता है। देखो ध्यान से देखना, ठीक है, जो परमाणु द्रव्यमान है, कंफ्यूज नहीं होना है, जो परमाणु द्रव्यमान है स्टूडेंट्स वो कितना है, तो परमाणु द्रव्यमान है परमाणु द्रव्यमान है हमारे पास कितना, तो 63.5 U, 63.5 U। तो 1 मोल की यदि हम बात करेंगे तो 1 मोल क्या होगा,
इसका जो एक मोल होगा वो भी होगा 63.5 ग्राम। ये यू में नहीं होगा, ये किस में होगा, 5 ग्राम में होगा। इसमें एक परमाणु की बात हो रही है और नीचे जो है 1 मोल परमाणु की बात हो रही है। बात समझ में आई? ऊपर वाले में एक परमाणु की बात हो रही है और नीचे जो है वो बात हो रही है आपके 1 मोल परमाणु की। तो यही आपका आंसर होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये क्वेश्चन एक बार जो है वो नीट परीक्षा जो होती है 12वीं के बाद, जो कक्षा 12वीं के बाद जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग जो एग्जाम देते हैं उसमें एक बार ये पूछा गया है ये सवाल, और इसका आंसर भी एग्जैक्टली ऐसा ही था। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आंसर हमारा आ चुका है। बढ़ेंगे आगे अगले सवाल की तरफ। 1 बूंद जल का द्रव्यमान दिया हुआ है, इसमें कितने अणु विद्यमान होंगे? तो बड़ी सिंपल सी कहानी है। देखो, जब भी आप जल की बात करते हैं तो 18 ग्राम जल जो होता है, 18 ग्राम जो जल होता है इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं। ध्यान से देखिएगा, 18 ग्राम जल में इतने अणु होते हैं। यदि ऐसा है तो 0.05 ग्राम में कितने अणु होंगे? तो कैसे करेंगे? देखो बहुत आसान है, आप एक काम करो, इतना कर दो डिवाइड बाय इतना कर दो, देखो 18 कर दो, और इसको आप किससे गुणा करोगे? आप इसको करोगे 0.05 से। आपका जो भी आंसर आएगा वही होंगे अणुओं की संख्या। आपका जो भी आंसर आएगा स्टूडेंट्स वही क्या होगी? तो वही होगी आपकी अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, दैट्स ऑल। तो यही होगा आपका आंसर। तो कर लेते हैं, सिंपल है। 0.05 को हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं उसको 5, 10 के जो 10 जो होगा आपका, ठीक है। देखो एक दशमलव जो है वो उस तरफ यदि चला जाएगा तो 10 की घात आपकी कम हो जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं। अब ये इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं हम लोग, तो ये 6 गुणा हो जाएगा। वहां से अपन ने 5 ला लिया, यहां पर 10 की घात 23 पहले से थी। 5 जो अपन ने बनाया है उसके लिए -2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 18 हो जाएगा। तो कितना हो गया? तो आप ध्यान से यदि देखेंगे तो ये हो गया आपका 3। अब 5/3 कितना हो जाएगा? तो भाई 5/3 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? तो इसको हम यहां पर कर लेते हैं, ध्यान से देखो। तो ये हो जाएगा 1 फिर बचा 2, 1.6 राइट, और इंटू 10⁻21, क्योंकि देखो -23 पहले से था, फिर -2 हो गया, तो ये कितना बचा आपका 21। तो यदि ऐसा कुछ कहीं पर दिख रहा है तो वही होगा आपका आंसर। तो क्या ऐसा कुछ कहीं पर दिख रहा है? क्या ऐसा कुछ कहीं पर दिख रहा है? देखिए क और ख जो है उसमें हमारा जो दशमलव है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। ये जो आंसर है ये ऐसा होगा 1.673 इंटू 10⁻21। वो देखिए सेम आंसर लिखा हुआ था, हो जाता है कभी कभी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपका आंसर आ चुका है क्योंकि आपने जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सही लगाई है। यहां पर बात समझ में आ गई? चलिए नोट किया जाए, चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है वो क्या है? एसटीपी पर 44 ग्राम CO2 क्या होगा? तो CO2 जो होगा, आप यदि बोल रहे हो कि भाई 44 ग्राम है CO2, यदि आपका 44 ग्राम है, इसका मतलब बात हो रही है CO2 के 1 मोल की, सीधी सी बात। और जो 1 मोल होता है वो किसके बराबर होता है? इतना होता है, राइट। तो यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। सिंपल सी कहानी थी, बढ़िया सवाल था, ठीक है ना। चलो और आगे पढ़ेंगे। HNO3 का अणुभार जो है वो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन का 1 लीजिए क्योंकि उतना ही होता है, नाइट्रोजन के 14 ले लीजिए, ये हो गए 15, और ऑक्सीजन 1 यदि है तो उसका 16 होगा, 3 यदि है तो उसका 48 होगा। 48 और 1 49 और 14 आप यदि जोड़ेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 53 और 10 यानी कि 63 U। तो 53 और 10 यानी कि 63 U। तो ये जो है ये होगा आपका एग्जैक्ट करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? देखो बहुत सिंपल सी कहानी थी, और आगे बढ़ेंगे। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब पूछा गया है भाई जो तूतिया होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो तूतिया जो होता है इसको हम और क्या कह सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, जो भी तूतिया होता है इसको हम नीला थोथा कहते हैं, इसको हम कहते हैं नीला थोथा। और ये क्या होता है? तो ये होता है हमारा CuSO4.5H2।
बात समझ में आ रही है? तो ये होगा आपका CuSO4.5H2O। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसके बारे में आप कक्षा 10वीं में भी पढ़ने वाले हैं और आपका ऑप्शन नंबर ख जो है वो बिल्कुल सही होगा और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलो इंग्लिश में हम इसको कहते हैं ब्लू विट्रियोल। क्या कहते हैं? हम इसको बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। ठीक है, चलो डाइबोरेन का अणुसूत्र जो दिया है वो दिया है B2H6। कक्षा 11वीं का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डाइबोरेन, राइट। इसको हम बोलते हैं B2H6। ठीक है, एक प्रकार का सहसंयोजक यौगिक है। इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? बड़ी सिंपल सी कहानी है, 2 को आप कॉमन निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा BH3। आप यदि 2 को यहां से कॉमन निकालते हैं, राइट, तो दिस विल टर्न इनटू व्हाट? BH3। कहीं दिया है क्या? बिल्कुल सही है, ये लो। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। आपसे पूछा गया है कि इसका जो मूल सूत्र है, राइट, इसका जो मूल सूत्र है वो क्या होगा? तो स्टूडेंट्स वो होगा आपका BH3, राइट। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग जो है वो बिल्कुल सही होगा। चलो और आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अब पूछा गया है कि जल जो है उसमें हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होगा? तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, ध्यान से देखिएगा। अब जब आप H2O लिखते हो तो इसमें आपका जो हाइड्रोजन है, राइट, इसमें आपका जो हाइड्रोजन है कितना है? हाइड्रोजन है आपका 2 ग्राम। ऑक्सीजन जो है वो कितना है आपका? 16 ग्राम। जल में ऑक्सीजन जो है वो आपका 16 ग्राम है और हाइड्रोजन जो है वो 2 ग्राम है। अब यदि हम बात करें हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा, तो हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा यदि हम निकालें तो वो कितनी हो जाएगी? तो हम लिखेंगे यहां पर जो भी हाइड्रोजन है उसका द्रव्यमान, जो भी हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान, बात समझ में आ रही है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान गुणा 100, ऐसे ही हम निकालते हैं प्रतिशत। इसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोजन का द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान। तो द्रव्यमान किसका? तो भाई जल का। किसका? तो ये हो गया आपके जल का। बात समझ में आ रही है? तो कुल द्रव्यमान जो है वो कितना दिया है? तो वो 18 दिया हुआ है। हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है वो दिया हुआ है 2। और गुणा किससे करेंगे? तो 100 से करेंगे क्योंकि हम निकाल रहे हैं प्रतिशत। बात समझ में आ रही है? तो सिंपल सी कहानी, आप एक काम कीजिए, आप 200 को भाग दे दीजिए 18 से। कुछ कटपिट के आएगा तो बिल्कुल आएगा भाई, इसको 4 से कर दीजिए 4.5। एक काम करते हैं, 4 से तो नहीं जाएगा, 2 से तो पक्का जाएगा और ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा आपका 9। अब यदि आप यहां पर विभाजित करते हो तो आपका आंसर आना चाहिए। भी देखो 100 में क्या, अब ध्यान से देखो, ठीक है, 1190 आपका जो 11 होता है, 1190 कितना होता है भाई? 99 होता है, राइट। तो ये आ जाएगा 11.111। ये खेल जो है ये आगे चलता रहेगा और आगे की तरफ आपका प्रतिशत लगा हुआ होगा। तो ये जो है ये हो गया हमारा बिल्कुल सही वाला आंसर। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन के, इस चैप्टर के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। सही आंसर हमारा आ चुका है और अब हम थोड़ी सी काम की बात पर आ जाते हैं। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने पूरे सवाल लगा लिए हैं, भाग 1 भाग 2 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है अगले अध्याय की। अब बारी आती है इसी अध्याय के अंदर आने वाले और प्रकार के जो आपके प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस हैं उनकी, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस की। तो ये सब आप कैसे पता लगाएंगे इंटरनेट की दुनिया में? तो उसके लिए क्या करना है, बहुत सिंपल सी कहानी है। आप सीधे जाइए गूगल पे और आप वहां पर जाकर सर्च कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स। या तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहां से हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। सामान्यतः ऐसा होता है कि जब भी आप कहीं पर जाते हैं आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ ओटीपी आती है। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, ये पेज आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपको कौन सी कक्षा चाहिए। भैया आपको कक्षा 9 चाहिए ना, आप उस पर क्लिक कीजिए, दैट्स ऑल। जैसे आपने क्लिक किया आप यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर सारे जो कोर्सेज हैं वो क्वालिटी कंटेंट के साथ में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, NTSC, ओलंपियाड, CUET, स्पोकन इंग्लिश, IIT, NEET, UPSC, see everything is available with highly quality content, right? अब इसके बाद जो है देखो कक्षा 9वीं के इस तरीके से यहाँ पर सारे विषय जो हैं वो आपके सामने दिए हुए हैं। आपको जो भी विषय पढ़ना है आप उस पर कर दीजिए क्लिक।
बात समझ में आ गई। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहां पर क्या क्या आपको मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। सिंगल क्लिक पर आपको मिलेंगे हर चैप्टर के वन शॉट रिवीजन, टॉपिक वाइज वीडियोस, एमसीक्यू क्वेश्चन जैसा कि अभी हम कर रहे हैं, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस और एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। उसके बाद बात आती है मैग्नेट ब्रेन्स के आपका जो क्वेश्चन पेपर सीरीज है उसकी। क्लियर हो गई कहानी? तो आपको जो भी चीज पढ़नी है वो सब कुछ अवेलेबल है। आप अपनी जो पढ़ाई है वो सीधे आपके जो सिलेबस है उसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं। सब कुछ यहां पर अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बात समझ में आ गई? तो इसी बात के साथ एक और महत्वपूर्ण सूचना है। देखो, इस तरीके से सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा और जो महत्वपूर्ण सूचना है वो ये है कि यदि आप हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए तो किंडरगार्टन से 12th तक अवेलेबल है, हिंदी मीडियम के लिए फिलहाल में कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक आपका यदि कोई भी बोर्ड है, कोई भी विषय है, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी टॉपिक है, कोई भी मीडियम है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम करवाएंगे आपकी पूरी तैयारी बिल्कुल निःशुल्क। बात समझ में आ रही है? इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से मिलता हूं अगली कक्षा में। रसायन विज्ञान की दुनिया में हम कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।